साथियों, पीएफआई एक बार पुनः सुर्खियों में है। इस बार ईडी ने खुलासा किया है कि पीएफआई के मेंबर्स 13,000 के आसपास दुनिया भर में एक्टिव हैं और हवाला के जरिए ये कैश को इकट्ठा कर रहे हैं। ईडी ने फाइल्स किया है कि ग्लोबली ये स्प्रेड हो रहे हैं, यानी फैल रहा है पीएफआई। साथियों, आपके सामने अमर उजाला की खबर है कि पीएफआई पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। देश भर में 56 करोड़ रुपए की कुल 35 अचल संपत्तियों को ईडी ने जब्त किया है। दैनिक भास्कर की खबर है कि 6 देशों में पीएफआई के 13,000 एक्टिव मेंबर्स। ये 6 देश सिंगापुर, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, कतर और कुवैत जैसे देशों में फैले हुए हैं। साथियों, हम जानेंगे कि पीएफआई क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी और ईडी ने किस कानून के अंतर्गत इनके 56 करोड़ के आसपास की जो 35 अचल संपत्तियां जब्त की है। साथ ही 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो किस कानून के अंतर्गत किया गया है। साथ ही ईडी से संबंधित और इस कानून से संबंधित हम एमसीक्यू की चर्चा करेंगे और यूपीएससी मेंस में किस तरीके से सवाल बनाए जा सकते हैं, हम उन सवालों को भी देखेंगे। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग अभी तक DCIS को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बात करते हैं साथियों पीएफआई। इसका पूरा नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। साथियों, ये एक मुस्लिम राजनीतिक संगठन है और इसकी स्थापना साथियों 22 नवंबर 2006 को की गई थी, केरल में 3 संगठनों के विलय करके। ये 3 संगठन थे एनडीएफ यानी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट जो केरल में सक्रिय है था, केडीएफ यानी कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और मीनाथा निधि पासरा यानी एमएनपी। इन तीनों संगठनों को, जो एक तमिलनाडु में, एक कर्नाटक में, एक केरल में संगठित था, सक्रिय था, इन तीनों संगठनों को इकट्ठा किया गया और 22 नवंबर 2006 को एक नया नाम दिया गया पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। साथियों, शुरुआत में ये जिस विचारधारा के साथ इसका गठन किया गया था, तो ये मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हितों के लिए आवाज़ उठाना और उनके संरक्षण के लिए किया गया था। बाद में धीरे धीरे यह आतंकवादी घटनाओं में लिप्त होता गया। और साथियों, दिल्ली में जो दंगे हुए थे 23 फरवरी से 26 फरवरी के मध्य 2020 में, शाहीन बाग के बाद जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगा हुआ था, उस दिल्ली में खुलासा हुआ कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन करवाने में इन्हीं का हाथ था और पीएफआई ही इस दंगे के पीछे साजिश रचा था। इसके अलावा साथियों, 2021 में 19 दिसंबर को बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई थी, जिनका नाम था रंजीत श्रीनिवासन, जो ओबीसी मोर्चा के सचिव थे बीजेपी के। इनकी हत्या कर दी गई थी पीएफआई कार्यकर्ताओं के द्वारा, जिसके बाद अदालत ने 15 पीएफआई को मौत की सज़ा सुना दी थी, फांसी की सज़ा। और बाद में भारत सरकार 2022 में सितंबर में यूपीए के अंतर्गत पीएफआई को संगठित कर देता है, प्रतिबंधित कर देता है। और अब जो पीएफआई है वो देश में एक गैर कानूनी संगठन है। साथियों, जैसा कि बात की गई कि ईडी ने 56 करोड़ रुपए की संपत्ति जो जब्त की है, अगर ईडी की हम बात करें तो ईडी की स्थापना हुई थी 1956 में। इसका पूरा नाम है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और हिंदी में इसे प्रवर्तन निदेशालय के नाम से जाने जाते हैं। एक अधिनियम लाया गया था फेरा यानी विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947। इसी अधिनियम के तहत 1956 में ईडी की स्थापना की गई। बाद में 1999 में फेरा का नाम बदल के फेमा कर दिया गया, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। और 2002 में एक एक्ट लाया गया, मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम यानी PMLA। और इसी के तहत ईडी को आर्थिक गतिविधियों, जो इलीगल गतिविधियां हैं, आर्थिक रूप से अवैध धन है, उसको कोई अगर इकट्ठा करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का जो शक्ति दी गई, यहीं से ईडी को प्राप्त होता है। अगर हम PMLA की बात करें यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की बात करें तो हमने बताया
कि इसका मुख्य जो उद्देश्य था धन शोधन गतिविधियों को रोकना और उससे जुड़े अपराधों की जांच करना। इसमें धन शोधन की परिभाषा दी गई कि अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से धन अर्जित करता है और वैध तरीके से दिखाने की कोशिश करता है तो वो धन शोधन के अंतर्गत आएगा। इसी में प्रवर्तन निदेशालय को जांच करने की जो है शक्ति प्रदान की गई 2002 के अंतर्गत। साथियों, इसमें दंड और अपराध का भी प्रावधान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया जाता है तो 3 से लेकर 7 साल तक का उसको दंड हो सकता है। अगर ये दंड साथियों ड्रग से संबंधित है, मामला ड्रग से संबंधित है तो 10 साल की सजा हो सकती है अधिकतम। और ईडी को इसमें अधिकार दिए गए कि वो संपत्ति को जब्त कर सकती है, उसकी कुर्की कर सकती है और एक विशेष अदालत की गठन की बात की गई ताकि त्वरित फैसला दिया जा सके। साथियों, समय समय पे पीएमएलए में संशोधन किया गया। 2005 में संशोधन करके इसके जांच में स्पष्टता लाने की ओर बात की गई और तेजी से धन शोधन मामलों की जांच सुनिश्चित हो, ये बात कही गई। 2009 में संशोधन किया गया। इसमें संपत्तियों की कुर्की और जब्ती के प्रावधान और सख्त कर दिए गए। जब 2015 में साथियों इसमें संशोधन किया गया तो बेनामी संपत्ति पर कठोर कार्रवाई की बात की गई। 2019 में इसमें सबसे व्यापक शक्ति दी गई ईडी को, जहां कहा गया कि अब संपत्ति केवल वही मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में संबंधित नहीं होगी जो अपराध के स्वरूप हासिल की गई हो। अगर आपने बिना अपराध के भी कोई संपत्ति अवैध रूप से हासिल की है तो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आएगा। अंतिम बार इसमें 2022 में संशोधन किया गया। आर्थिक अपराधों पर तेजी लाने की बात की गई। 2019 में साथियों बिना एफआईआर के जांच करने का भी आदेश इसमें प्रावधान किया गया कि बिना एफआईआर के भी ईडी जांच कर सकती है। अब कुछ प्रमुख एमसीक्यू देखेंगे, जैसे धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए भारत में कब लागू किया गया, तो अभी मैंने आपको बताया इसका सही आंसर 2002 में लागू किया गया और 2005 में पहली बार इसमें संशोधन किया गया, फिर 2009 में संशोधन किया गया, 2012 में किया गया, 2015 में, 2019 में और 2022 में संशोधन किया गया। साथियों, ईडी का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और ईडी की स्थापना हमने बताया था कि जो फेरा अधिनियम 1947 जब भारत सरकार लाया और इसी अधिनियम के तहत 1956 में ईडी की स्थापना की गई। ईडी का जो प्रमुख कार्य है वो धन शोधन मामलों की जांच करनी है। भ्रष्टाचार की जांच साथियों सीबीआई करती है। आतंकवाद का जो मुकाबला है वो एनआईए करता है यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करता है, जबकि हमने कहा भ्रष्टाचार के काम जो है वो सीबीआई के हाथ में होती है और शांति की स्थापना पुलिस और सेना के हाथ में होती है, जबकि धन शोधन मामलों की जांच ईडी को दी गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। साथियों, ईडी किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है, तो धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के अंतर्गत। ईडी के अधिकारी किस प्रकार के मामलों की जांच कर सकते हैं, आर्थिक अपराध के मामले में जांच कर सकते हैं, बाकी इन सभी मामलों में साथियों पुलिस जांच करती है। अगला सवाल है कि ईडी को किसकी सहायता से जांच करने का अधिकार होता है, तो पुलिस, सीबीआई, वित्त मंत्रालय, उपयुक्त सभी की सहायता ले सकती है ईडी। और ईडी के अधिकार क्षेत्र में क्या शामिल है, तो संपत्ति की जब्ती हुई है, गिरफ्तारियां भी कर सकता है, जांच भी कर सकता है, सब कुछ ईडी के हाथ में है। साथियों, 2019 में जब संशोधन किया गया था तो काफी प्रावधान कठिन कर दिए गए थे। साथियों, आज का आखिरी एमसीक्यू है कि ईडी के अंतर्गत किस प्रकार की रिपोर्ट अनिवार्य है, तो ईसीआईआर यानी आर्थिक अपराध सूचना जो रिपोर्ट है ये अनिवार्य है। साथियों, अब कुछ यूपीएससी मेंस में कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग सवालों के आंसर को जरूर करोगे। पहला जो विषय है ये आर्थिक अपराध और धन शोधन का विषय है। भारत में धन शोधन के मामलों के रोकथाम के लिए प्रवर्तन निदेशालय की भूमिका, कार्यप्रणाली का विश्लेषण, साथ ही धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के प्रभावशीलता पर विचार करें 150 शब्दों में। दूसरा है भ्रष्टाचार निवारण विषय है कि ईडी के अधिकार और सीमाएं क्या हैं, इसकी चर्चा करें। क्या ईडी को अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए, अगर दी जानी चाहिए तो समर्थन में, और नहीं दी जानी चाहिए तो विरोध में आप तर्क प्रस्तुत करें, ये भी 150 शब्दों में। साथियों,
अगला है कि वैश्विक मानदंड की अगर बात करें कि धन शोधन मामलों में क्या FATF यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस टास्क फोर्स जो है कि प्रासंगिकता क्या है, इसकी चर्चा करें। ये साथियों 250 शब्दों में आप कीजिएगा। तो सेशन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ साथियों लाइक कर दीजिए, एक लाइक तो बनता ही है। और हमारे साथ आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अपनी शिकायत और सुझाव देना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।